अगर कोई आपसे कहे कि बिना आग के खाना बनाकर दिखाओ, तो आप क्या कहोगे? लेकिन जब यही चुनौती बादशाह अकबर ने अपने सबसे बुद्धिमान दरबारी बीरबल को दी, तो पूरा दरबार सन्न रह गया। क्या बीरबल असफल होंगे, या फिर उनकी बुद्धि रच देगी इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार? इस अद्भुत कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, मॉरल गाथा के साथ। ये कहानी सुनाई नहीं जाती, बल्कि महसूस कराई जाती है। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। शाही दरबार उस दिन कुछ अलग ही रंग में रंगा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। दरबारियों की पंक्तियां सजी थीं। अमीर उमराव, सेनापति, कवि और विद्वान अपनी अपनी जगह खड़े थे। सबको आभास था कि आज फिर कोई अनोखी बात होने वाली है, क्योंकि जब भी अकबर की आंखों में ऐसी चमक होती थी, दरबार में कुछ असाधारण घटित जरूर होता था। अकबर ने धीरे से आवाज दी, बीरबल। बीरबल तुरंत आगे बढ़े, सिर झुकाकर बोले, जहांपनाह, हुक्म कीजिए। अकबर ने दरबार पर एक नजर डाली और बोले, बीरबल, तुम अपनी बुद्धि और समझ के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध हो। आज हम तुम्हारी बुद्धि की एक और परीक्षा लेना चाहते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, आपकी परीक्षा मेरे लिए सौभाग्य है। अकबर थोड़ी देर चुप रहे, फिर अचानक बोले, तुम्हें आज दरबार में बिना आग के खाना बनाकर दिखाना होगा। ये सुनते ही दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कुछ ने हैरानी से आंखें फाड़ लीं। बिना आग के खाना, ये तो नामुमकिन था। रसोई, चूल्हा, लकड़ी या कोयला, इन सबके बिना भोजन कैसे पक सकता था? एक दरबारी से रहा ना गया। उसने धीमे स्वर में कहा, यह तो असंभव है। दूसरा बोला, आज तो बीरबल भी हार जाएगा। बीरबल ने सबकी बातें सुनी, पर उनके चेहरे पर न घबराहट थी न चिंता। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, क्या आप मुझे अपनी शर्तें स्पष्ट करने की अनुमति देंगे? अकबर ने सिर हिलाया। पूछो। बीरबल बोले, क्या मुझे किसी भी प्रकार की आग, चिंगारी, धुआं या जलती वस्तु का उपयोग नहीं करना है? अकबर मुस्कुराए, बिल्कुल नहीं। आग का कोई भी रूप वर्जित है। और क्या खाना दरबार में ही बनना चाहिए? बीरबल ने पूछा। हां, अकबर ने उत्तर दिया, यहीं, सबके सामने। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं, पर मुझे कुछ समय दीजिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पूरा एक दिन दिया जाता है। सूर्यास्त से पहले खाना तैयार होना चाहिए। बीरबल ने फिर से प्रणाम किया और दरबार से बाहर निकल गए। दरबारियों में चर्चा तेज हो गई। कोई कह रहा था बीरबल इस बार फंस गया है, कोई कह रहा था कि वो जरूर कोई नई चाल चलेंगे। अकबर शांत बैठे सबकी प्रतिक्रियाएं देख रहे थे। बीरबल सीधे अपने घर पहुंचे। उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और कहा, आज मुझे किसी भी प्रकार की आग नहीं चाहिए। न चूल्हा जलेगा, न लकड़ी, न दीपक, पर खाना पकना चाहिए। सेवक घबरा गए। एक बोला, महाराज, बिना आग के खाना कैसे बनेगा? बीरबल मुस्कुराए, धैर्य रखो। प्रकृति में बहुत सी शक्तियां हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। उन्होंने तुरंत कुछ लोगों को बाजार भेजा। किसी को मिट्टी के बर्तन लाने को कहा, किसी को धातु की बड़ी थालियां, किसी को दाल, चावल, सब्जियां और मसाले। किसी को उन्होंने शहर के बाहर से काले पत्थर और कुछ खास रेत लाने को कहा। दिन चढ़ता गया। लोग हैरान थे कि बीरबल कर क्या रहे हैं। उन्होंने खुले आंगन में बड़े बड़े बर्तन रखवाए, उनके नीचे काले पत्थर बिछवाए और चारों ओर ऊंची दीवारों की तरह चमकदार धातु की चादरें खड़ी करवा दी। एक सेवक ने साहस करके पूछा, महाराज, ये सब क्यों? बीरबल ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, आज सूर्य हमारा रसोइया बनेगा। सेवक कुछ न समझ पाए, पर चुपचाप काम में लगे रहे। दोपहर होते होते तेज धूप निकल आई। बीरबल ने काले पत्थरों पर बर्तन रखवाए, उनमें पानी, चावल और दाल डलवाई। धातु की चादरें इस तरह रखी गईं कि सूरज की किरणें सीधे बर्तनों पर पड़ें और चारों ओर से लौटकर फिर उन्हीं पर केंद्रित हों। कुछ समय बाद बर्तनों से भाप उठने लगी। सेवक चौंक गए। पानी गर्म हो रहा था। धीरे धीरे दाल और चावल पकने लगे। बीरबल ने सब्जियों के लिए अलग बर्तन रखवाए, मसाले डलवाए। धूप तेज होती गई और काले पत्थरों ने गर्मी को सोख कर बर्तनों तक पहुंचा दिया। एक सेवक ने उत्साहित होकर कहा, महाराज, ये तो सच में पक रहा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखा, बिना आग के भी खाना बन सकता है। सूर्यास्त से पहले सब कुछ तैयार हो चुका था। सुगंध पूरे आंगन में फैल गई। बीरबल ने भोजन को ढकवाया और उसे दरबार में ले जाने की तैयारी की। दरबार में अकबर फिर से अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सभी की निगाहें दरवाजे की ओर थीं।
कुछ दरबारी मन ही मन सोच रहे थे कि अब बीरबल खाली हाथ आएंगे और हार मानेंगे। तभी बीरबल दरबार में प्रवेश करते हैं। उनके पीछे सेवक बड़े बड़े ढके हुए बर्तन लेकर आते हैं। अकबर ने भौहें उठाकर पूछा, बीरबल, क्या ये वही खाना है जो बिना आग के बना है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, ये वही भोजन है और इसे यहीं आपकी आंखों के सामने परोसा जाएगा। बीरबल ने ढक्कन हटवाए, भाप उठी, सुगंध फैल गई। दरबारियों की आंखें खुली रह गईं। दाल, चावल और सब्जियां पूरी तरह पकी हुई थीं। एक दरबारी ने चख कर कहा, ये तो स्वादिष्ट है। अकबर ने भी भोजन चखा। उन्होंने आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा और बोले, ये कैसे संभव हुआ? बिना आग के खाना कैसे पक गया? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आपने आग का उपयोग मना किया था, पर आपने सूर्य की गर्मी पर कोई रोक नहीं लगाई थी। सूर्य भी तो अग्नि का ही एक रूप है, पर वो आकाश में स्थित है, हमारे हाथों से नहीं जलाई गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक तालियों और वाह-वाह की आवाजें गूंज उठीं। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असंभव कुछ भी नहीं, समस्या में नहीं, सोच में सीमा होती है। उन्होंने बीरबल को सम्मानित किया और कहा, आज से ये बात दरबार में याद रखी जाएगी कि बुद्धि से हर चुनौती जीती जा सकती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, ये सब आपकी प्रेरणा का परिणाम है। दरबार में खुशी का माहौल था। दरबारी ये कहानी अपने अपने घरों में जाकर सुनाने वाले थे। उस दिन सबने एक बात सीख ली, नामुमकिन शब्द सिर्फ वही मानता है जो सोचने से पहले हार मान ले। और अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धि की ये कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। दरबार में उस दिन की गूंज कई दिनों तक सुनाई देती रही। बीरबल द्वारा बिना आग के भोजन बनाने की बात सिर्फ एक चमत्कार नहीं थी, बल्कि वो दरबार की सोच को झकझोर देने वाली घटना बन चुकी थी। अकबर ने भले ही खुले मन से बीरबल की प्रशंसा की थी, लेकिन हर कोई इस सफलता से प्रसन्न नहीं था। कुछ दरबारी ऐसे भी थे जिनके दिलों में ईर्ष्या की आग जल उठी थी, वो आग जो दिखाई नहीं देती पर सबसे ज्यादा जलाती है। उन दरबारियों में सबसे आगे था मिर्जा कासिम। वो वर्षों से अकबर के निकट आने की कोशिश करता रहा था, लेकिन हर बार बीरबल की बुद्धि और सूझबूझ उसके रास्ते में आ खड़ी होती थी। मिर्जा कासिम को लगता था कि बीरबल ने किसी न किसी तरह नियमों को मोड़ा है और वो इस बात को साबित करके अकबर की नज़र में बीरबल को गिराना चाहता था। अगले ही दिन जब दरबार सजा, मिर्जा कासिम आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, एक अर्ज है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, कहो मिर्जा कासिम। जहां पनाह, मिर्जा कासिम ने कहा, बीरबल ने जो भोजन बनाया वो निस्संदेह अद्भुत था, पर क्या वो वास्तव में आपकी शर्तों के अनुसार था? सूर्य की गर्मी भी तो आग का ही एक रूप है। दरबार में फिर से हलचल मच गई। कुछ लोग मिर्जा कासिम की बात से सहमत नजर आए, तो कुछ ने सिर हिलाकर असहमति जताई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम क्या कहना चाहोगे? बीरबल शांत भाव से आगे आए। जहां पनाह, यदि सूर्य की गर्मी को आग कहा जाए तो फिर संसार का हर कार्य आग से ही होता है। तब तो खेतों में पकी फसल भी आग से पकी कहलाएगी और नदी का पानी भी आग से भाप बनकर बादल बनेगा। मैंने आपकी शर्तों के अनुसार किसी भी प्रज्वलित अग्नि का उपयोग नहीं किया। अकबर मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने देखा कि विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने हाथ उठाकर दरबार को शांत किया। ये विषय यहीं समाप्त होता है। बीरबल ने नियमों का पालन किया है। पर मिर्जा कासिम के मन में हार स्वीकार करने की इच्छा नहीं थी। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वो बीरबल को किसी और तरीके से भसाएगा। उधर बीरबल अपने घर लौटे, लेकिन उन्हें भी आभास हो चुका था कि ये मामला यहीं नहीं रुकेगा। अनुभव उन्हें सिखा चुका था कि जितनी बड़ी सफलता उतने ही बड़े विरोधी। कुछ दिन बाद अकबर ने एक निजी सभा बुलाई। इस सभा में चुनिंदा दरबारी और बीरबल उपस्थित थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि से मैं प्रसन्न हूं, पर अब पूरे राज्य में तुम्हारे इस कार्य की चर्चा है। लोग इसे चमत्कार कह रहे हैं, कुछ लोग इसे छल। मैं चाहता हूं कि तुम जनता के सामने भी ये सिद्ध करो कि बुद्धि से असंभव को संभव किया जा सकता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। अकबर ने घोषणा की कि अगली पूर्णिमा के दिन नगर के बड़े मैदान में एक विशाल सभा होगी, जहां बीरबल बिना आग के भोजन बनाकर न केवल दरबारियों बल्कि आम जनता को भी दिखाएंगे। ये घोषणा पूरे नगर में आग की तरह फैल गई, पर वो आग उत्सुकता की थी। लोग चर्चा करने लगे।
कोई कहता ये असंभव है, कोई कहता बीरबल कुछ भी कर सकते हैं। मिर्जा कासिम ने इस अवसर को अपने पक्ष में करने की ठानी। उसने कुछ लोगों को गुप्त रूप से बीरबल के पीछे लगा दिया ताकि पता चल सके कि वो इस बार क्या योजना बना रहे हैं। पूर्णिमा का दिन नजदीक आता गया। बीरबल ने इस बार पहले से कहीं अधिक तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने सिर्फ सूर्य की गर्मी पर निर्भर न रहकर प्रकृति की दूसरी शक्तियों का भी अध्ययन शुरू किया। हवा, समय, धातु और मानव धैर्य। नगर के मैदान में विशाल मंच बनाया गया। चारों ओर बैठने की व्यवस्था थी। अकबर स्वयं वहां आने वाले थे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। ये केवल एक प्रदर्शन नहीं बल्कि बुद्धि की परीक्षा थी। उस दिन सुबह से ही बीरबल मैदान में पहुंच गए। उन्होंने कुछ बड़े बड़े पारदर्शी पात्र मंगवाए, कुछ गहरे रंग के बर्तन और कुछ ऐसे ढक्कन जो अंदर की गर्मी को बाहर ना जाने दें। लोगों को ये सब देखकर और भी आश्चर्य हुआ। मिर्जा कासिम अपने आदमियों के साथ दूर से सब देख रहा था। उसने सोचा, आज मैं बीरबल की पोल खोल कर रहूंगा। दोपहर होते होते सूर्य तेज हो गया। बीरबल ने सबके सामने सामग्री रखी और घोषणा की, आज जो भोजन बनेगा वो न किसी चूल्हे से बनेगा, न किसी जलती वस्तु से। ये प्रकृति और धैर्य का परिणाम होगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। अकबर भी मंच पर विराजमान थे, ध्यानपूर्वक सब देख रहे थे। समय बीतता गया। लोग बेचैन होने लगे। कुछ ने सोचा कि शायद ये सब नाटक है, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए, पात्रों के भीतर से भाप उठने लगी। भीड़ में फिर से हलचल मच गई। बीरबल ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने लोगों को समझाया कि हर कार्य का अपना समय होता है। जैसे बीज तुरंत फल नहीं देता, वैसे ही ये भोजन भी तुरंत नहीं पक सकता। सूर्यास्त से पहले भोजन तैयार हो चुका था। बीरबल ने उसे सबके सामने परोसा। अकबर ने स्वयं उठकर देखा, चखा और संतोष की सांस ली। अकबर ने ऊंचे स्वर में कहा, आज ये सिद्ध हो गया कि बुद्धि और धैर्य से असंभव को संभव किया जा सकता है। भीड़ ने तालियों से मैदान गुंजा दिया। मिर्जा कासिम का चेहरा उतर गया। उसकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी थीं। लेकिन ये अंत नहीं था। मिर्जा कासिम के मन में अब और भी गहरी साजिशें जन्म लेने लगी थीं। वो जान चुका था कि बीरबल को सीधे चुनौती देकर हराना असंभव है। अब वो परोक्ष रास्ता अपनाने वाला था, ऐसा रास्ता जो न केवल बीरबल की बुद्धि बल्कि उनके चरित्र की भी परीक्षा ले। और यहीं से बीरबल की अगली परीक्षा शुरू होने वाली थी, एक ऐसी परीक्षा जहां आग बाहर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में जलाई जानी थी। नगर के मैदान में हुई सभा के बाद कुछ समय तक पूरे राज्य में सिर्फ एक ही चर्चा थी, बीरबल और उसकी बुद्धि। लोग जहां भी इकट्ठा होते उसी किस्से को दोहराते। कोई कहता, हमने अपनी आंखों से देखा बिना आग के खाना पकते हुए। कोई कहता, ये कोई साधारण बात नहीं, ये समझ और धैर्य की जीत है। बीरबल का सम्मान जनता के दिलों में पहले से कहीं अधिक बढ़ गया था। लेकिन हर प्रशंसा के साथ ईर्ष्या भी चलती है। मिर्जा कासिम के लिए ये अपमान से कम नहीं था। उसे लग रहा था कि बीरबल की वजह से उसका अस्तित्व दरबार में छोटा पड़ता जा रहा था। अकबर की दृष्टि में भी बीरबल का कद लगातार ऊंचा होता जा रहा था। यही बात मिर्जा कासिम को भीतर ही भीतर जलाए जा रही थी। उस रात वो अपने महल के एकांत कक्ष में बैठा था। दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे उसकी बेचैनी को दर्शा रही हो। उसने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को बुलाया। वे सब धीरे धीरे अंदर आए और सिर झुकाकर खड़े हो गए। मिर्जा कासिम ने धीमी लेकिन कठोर आवाज में कहा, तुम सब जानते हो, बीरबल अब सिर्फ एक दरबारी नहीं रहा, वो जनता का नायक बनता जा रहा है। एक आदमी बोला, हुजूर, उसकी बुद्धि के आगे तो बड़े बड़े विद्वान भी हार मान लेते हैं। मिर्जा कासिम की आंखों में चमक आई। बुद्धि से नहीं, भावनाओं से उसे हराया जाएगा। अगर मैं उसकी समझ से नहीं जीत सकता तो उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा। सब लोग चुप हो गए। मिर्जा कासिम ने आगे कहा, राज्य में अकाल की अफवाह फैलाओ। धीरे धीरे लोगों के मन में ये भरोसा बैठाओ कि दरबार उनकी परवाह नहीं करता, और जब हालात बिगड़े तो बीरबल को बीच में लाकर फंसा दो। उन लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। ये खेल खतरनाक था, पर मिर्जा कासिम की नाराजगी उनसे छुपी नहीं थी। उन्होंने सिर झुकाकर हामी भर दी। कुछ ही दिनों में नगर और आसपास के गांवों में अजीब सी बेचैनी फैलने लगी।
बाजार में लोग फुसफुसाने लगे कि अनाज के भंडार घट रहे हैं। कोई कहता कि कर बढ़ने वाले हैं, कोई कहता कि दरबार को जनता की भूख से कोई मतलब नहीं। बीरबल को ये सब सुनकर चिंता होने लगी। वो जानते थे कि अफवाहें अक्सर आग से भी तेज फैलती हैं। उन्होंने स्वयं बाजारों और मोहल्लों में जाकर लोगों से बात करना शुरू किया। वे आम आदमी की भाषा में समझाते कि डरने की जरूरत नहीं है, राज्य की व्यवस्था मजबूत है। पर मिर्जा कासिम की चाल बहुत गहरी थी। उसने कुछ लोगों को जानबूझकर अनाज जमा करने के लिए उकसाया, जिससे बाजार में कमी का भ्रम पैदा हो। देखते ही देखते लोगों की चिंता गुस्से में बदलने लगी। अकबर को जब इस सब की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत दरबार बुलाया। उस दिन दरबार का वातावरण भारी था। अकबर के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। बीरबल, अकबर ने कहा, राज्य में बेचैनी फैल रही है। लोग दरबार पर सवाल उठा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं इसका समाधान क्या है। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, समस्या अनाज की नहीं, भरोसे की है। जब जनता का भरोसा डगमगाता है तो छोटी सी बात भी बड़ी बन जाती है। मिर्जा कासिम ने मौका देखकर बात काटी, जहां पनाह, जनता सिर्फ भरोसे से नहीं जीती, उन्हें भोजन चाहिए। अगर दरबार ने समय रहते व्यवस्था नहीं की तो हालात बिगड़ सकते हैं। अकबर ने दोनों की बातें सुनी। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मैं चाहता हूं कि बीरबल इस समस्या का समाधान जनता के सामने रखे। अगर वो सफल होता है तो ये सिद्ध होगा कि उसकी बुद्धि सिर्फ पहेलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन में भी उपयोगी है। मिर्जा कासिम के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। यही वो चाहता था। बीरबल अब सीधे जनता के गुस्से के सामने होंगे। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने अगले ही दिन नगर में एक खुली सभा बुलवाई। हजारों लोग इकट्ठा हुए। कुछ के चेहरे पर उम्मीद थी, कुछ के चेहरे पर संदेह। बीरबल मंच पर खड़े हुए और बोले, मैं आप सबकी चिंता समझता हूं। भूख सबसे बड़ा डर है, पर डर के सहारे सच्चाई को मत भूलिए। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, सच्चाई क्या है? हमारे घरों में अनाज कम हो रहा है। बीरबल ने उत्तर दिया, सच्चाई ये है कि कमी नहीं, जमाखोरी हो रही है। ये सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। बीरबल ने संकेत किया और कुछ सिपाही आगे आए। उनके साथ वे लोग थे जिनके घरों से गुप्त रूप से अनाज जमा किया गया था। बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने अफवाहों का सहारा लेकर अनाज छुपाया ताकि बाजार में डर फैले। लोगों की आंखें खुलने लगीं। गुस्सा अब दिशा बदलने लगा। मिर्जा कासिम दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि बीरबल इतनी जल्दी उसकी योजना को समझ जाएगा, पर वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने एक और चाल चली। उसने कुछ दरबारियों के माध्यम से ये अफवाह फैलवाई कि बीरबल ने ये सब अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए किया है, ना कि जनता के भले के लिए। कुछ लोग फिर से भ्रमित होने लगे। स्थिति नाजुक होती जा रही थी। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अब ये मामला सिर्फ अफवाहों का नहीं रहा। तुम्हें अपने कर्मों से साबित करना होगा कि तुम जनता के लिए खड़े हो। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मुझे एक अवसर दीजिए। मैं जनता को सिर्फ शब्दों से नहीं, अनुभव से समझाऊंगा। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि राज्य के भंडार से एक निश्चित समय के लिए अनाज जनता में सीधे बांटा जाए, ताकि लोग स्वयं देख सकें कि कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वितरण की पूरी व्यवस्था जनता के सामने होगी, कोई गुप्त काम नहीं। अकबर ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले कई दिनों तक बीरबल स्वयं वितरण स्थल पर मौजूद रहे। वे बूढ़ों, बच्चों, स्त्रियों सबसे बात करते। लोग पहली बार किसी बड़े दरबारी को इतने करीब से देख रहे थे। धीरे धीरे उनका डर कम होने लगा। मिर्जा कासिम की साजिश अब बिखरने लगी थी। जनता में उसका असर खत्म हो रहा था, लेकिन उसकी आखिरी चाल अभी बाकी थी। उसने अकबर के कान भरने की कोशिश की कि बीरबल जनता में अपनी लोकप्रियता बढ़ाकर सत्ता को चुनौती दे सकता है। ये बात अकबर के मन में कहीं ना कहीं चुभ गई। उन्होंने बीरबल को बुलाकर पूछा, बीरबल, लोग तुम्हें बहुत मानने लगे हैं। क्या तुम्हारी निष्ठा सिर्फ मेरे प्रति है या जनता के प्रति भी? बीरबल ने बिना हिचक उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरी निष्ठा सत्य के प्रति है, और सत्य वही है जिसमें राजा और प्रजा दोनों का हित हो। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल का मन साफ है। उन्होंने मिर्जा कासिम की ओर देखा, जिसकी आंखें झुकी हुई थीं। कुछ ही दिनों बाद सच्चाई पूरी तरह सामने आ गई। मिर्जा कासिम की साजिशों के प्रमाण मिले। अकबर ने उसे दरबार में बुलाया। उस दिन दरबार में सन्नाटा था। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तुमने राज्य में डर फैलाने की कोशिश की, ये अपराध है। मिर्जा कासिम ने सिर झुका लिया। वो जान चुका था कि खेल खत्म हो चुका है।
अकबर ने उसे दंड दिया और दरबार से हटा दिया। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुमने आज ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धि वही है जो संकट में भी लोगों को जोड़ सके। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, ये सब आपके विश्वास के बिना संभव नहीं था। दरबार में फिर से वही वातावरण लौट आया, पर इस बार बीरबल की प्रतिष्ठा केवल बुद्धिमान दरबारी की नहीं बल्कि एक सच्चे सेवक की बन चुकी थी। और बीरबल जानता था, असली चुनौतियां सिर्फ पहेलियों में नहीं होती बल्कि लोगों के मन को समझने में होती हैं। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। मिर्जा कासिम के पतन के बाद दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। ये सन्नाटा शांति का नहीं बल्कि उस तूफान के बाद का था जो सब कुछ हिला चुका हो। अकबर के मन में संतोष था, लेकिन साथ ही एक गहरी चिंता भी जन्म ले चुकी थी। वो समझ चुके थे कि राज्य की असली चुनौतियां बाहर से नहीं, भीतर से आती हैं, और इन चुनौतियों का सामना तलवार से नहीं, बुद्धि और विवेक से करना पड़ता है। बीरबल इस सब के बीच पहले जैसे ही शांत थे। उन्हें ना अपनी बढ़ती प्रतिष्ठा का गर्व था, ना विरोधियों के पतन का सुख। उनके मन में सिर्फ एक ही भावना थी, राज्य और प्रजा का कल्याण। लेकिन अनुभव उन्हें यह भी सिखा चुका था कि जितना ऊंचा वृक्ष होता है, हवा उतनी ही तेज चलती है। मिर्जा कासिम के जाने से जो खाली जगह बनी थी, उसे भरने के लिए कई निगाहें ऊपर उठने लगी थीं। कुछ दरबारी अब खुलकर सामने नहीं आते थे, बल्कि पर्दे के पीछे से चालें चलने लगे थे। वे समझ चुके थे कि बीरबल से सीधी टक्कर लेना मूर्खता होगी, इसलिए उन्होंने नया रास्ता चुना, अकबर के मन में संदेह पैदा करने का। एक शाम अकबर अकेले अपने कक्ष में बैठे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। वर्षा की बूंदें छत से टकराकर ऐसे स्वर पैदा कर रही थी मानो कोई अदृश्य संगीत बज रहा हो। अकबर का मन अशांत था। उन्होंने सेवक को बुलाकर कहा, बीरबल को बुलाओ। कुछ ही देर में बीरबल उपस्थित हुए। उन्होंने देखा कि अकबर सामान्य से अधिक गंभीर हैं। जहां पनाह, आप चिंतित प्रतीत होते हैं, बीरबल ने कहा। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, तुमने राज्य के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि लोग तुम्हारी बातों को मेरे आदेशों से अधिक महत्व देने लगे हैं। ये वाक्य हवा में तीर की तरह ठहर गया। बीरबल समझ गए कि ये साधारण प्रश्न नहीं है। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर लोग मेरी बात मानते हैं तो वो इसलिए कि वे उसमें आपका ही हित देखते हैं। अकबर ने उनकी आंखों में देखा। पर क्या ये स्थिति भविष्य में किसी खतरे का कारण नहीं बन सकती? बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, जहां पनाह, अगर राजा को अपनी प्रजा पर भरोसा है और प्रजा को अपने राजा पर, तो किसी तीसरे व्यक्ति की लोकप्रियता कभी खतरा नहीं बन सकती। खतरा तब होता है जब भरोसा टूटता है। अकबर ने ये बात मन में उतार ली, लेकिन संदेह का बीज पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। इसी बीच राज्य के दूर दराज इलाकों से समाचार आने लगे। कुछ गांवों में छोटे मोटे विवाद बढ़ रहे थे। कहीं पानी को लेकर झगड़े थे, कहीं जमीन को लेकर। सामान्यतः ये मामले स्थानीय स्तर पर सुलझ जाते थे, लेकिन इस बार उनमें एक अजीब समानता थी। हर जगह लोग दरबार के बजाय सीधे बीरबल का नाम लेने लगे थे। बीरबल न्याय करेगा, बीरबल तक हमारी बात पहुंचाओ। ये बातें अकबर तक पहुंची। दरबारियों में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ ने जानबूझकर अकबर के कान भरे, जहां पनाह, ये ठीक संकेत नहीं है। अकबर ने कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने का निश्चय किया, लेकिन इस बार किसी पहेली से नहीं, बल्कि शासन की सबसे कठिन कसौटी कर। उन्होंने घोषणा की कि राज्य के एक बड़े और संवेदनशील क्षेत्र में अस्थायी रूप से प्रशासनिक जिम्मेदारी बीरबल को सौंपी जाएगी। वहां वर्षों से आपसी विवाद चलते आ रहे थे और कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया था। दरबार में ये घोषणा होते ही हलचल मच गई। कुछ लोग खुश थे, कुछ घबराए हुए। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, अगर आप मुझे ये जिम्मेदारी दे रहे हैं तो मैं इसे आपकी सेवा समझकर स्वीकार करता हूं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना, ये परीक्षा सिर्फ तुम्हारी बुद्धि की नहीं, तुम्हारी निष्ठा की भी होगी। बीरबल ने सिर झुकाया, मेरी निष्ठा परखने के लिए ये अवसर पर्याप्त है। अगले ही दिन बीरबल उस क्षेत्र की ओर रवाना हुए। रास्ते भर उन्होंने गांवों की स्थिति देखी। कहीं खेत सूखे थे, कहीं लोग आपस में बोलचाल बंद किए बैठे थे। उन्होंने महसूस किया कि समस्या सिर्फ संसाधनों की नहीं, संवाद की कमी की है। उस क्षेत्र के प्रमुख लोग उनसे मिलने आए। हर कोई अपनी बात सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। कोई कहता हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो कोई कहता हम वर्षों से सहते आ रहे हैं। बीरबल ने सबको ध्यान से सुना। उन्होंने तुरंत कोई निर्णय नहीं सुनाया। ये बात कुछ लोगों को अजीब लगी। एक व्यक्ति ने कहा, आप तो न्याय देने आए हैं, फिर देर क्यों?
बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जल्दी दिया गया न्याय अक्सर अन्याय बन जाता है। उन्होंने कुछ दिन केवल सुनने में लगाए, हर गांव, हर परिवार, हर पक्ष की बात सुनी। धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि ये व्यक्ति उन्हें सिर्फ आदेश देने नहीं आया, बल्कि समझने आया है। इसी बीच कुछ शरारती तत्वों ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि बीरबल जानबूझकर निर्णय टाल रहे हैं ताकि अपनी सत्ता बढ़ा सकें। ये खबर अकबर तक भी पहुंची। अकबर ने फिर से चिंता महसूस की। उन्होंने गुप्त रूप से एक दूत भेजा ताकि वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सके। उधर बीरबल ने एक दिन सभी पक्षों को एक साथ बुलाया। उन्होंने बीच में एक खाली जगह रखी और कहा, ये भूमि है, ये ना मेरी है ना तुम्हारी, ये राज्य की है, और राज्य तब मजबूत होता है जब उसके लोग एक दूसरे के साथ खड़े हों। उन्होंने फिर एक अनोखा उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि विवादित संसाधनों का उपयोग बारी बारी से किया जाएगा और जो अतिरिक्त लाभ होगा वो सामूहिक कार्यों में लगाया जाएगा, कुएं, रास्ते और अनाज भंडारण के लिए। शुरुआत में लोगों ने संदेह किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इससे किसी एक का नहीं सबका भला हो रहा है, तो विरोध धीरे धीरे समर्थन में बदल गया। कुछ ही हफ्तों में उस क्षेत्र का माहौल बदलने लगा। झगड़ों की जगह बातचीत ने ले ली। लोग पहली बार एक दूसरे के साथ बैठकर भोजन करने लगे। जब अकबर के दूत ने लौटकर सारी स्थिति बताई तो अकबर का मन हल्का हो गया। उन्होंने समझ लिया कि बीरबल सत्ता नहीं, समाधान खोज रहा है। कुछ समय बाद बीरबल दरबार में लौटे। दरबार उस दिन विशेष रूप से सजा हुआ था। अकबर ने सबके सामने कहा, आज मैं ये स्वीकार करता हूं कि बीरबल ने केवल मेरी चुनौती ही नहीं, मेरे संदेह को भी जीत लिया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर सम्मान से भरी आवाजें गूंज उठीं। अकबर ने आगे कहा, जो व्यक्ति लोगों को जोड़ना जानता है वही सच्चा सेवक होता है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, जहांपनाह, ये सब आपके विश्वास का परिणाम है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि सत्ता, विश्वास और ईर्ष्या ये तीनों हमेशा साथ चलते हैं। और बीरबल जानता था कि अगली परीक्षा शायद और भी कठिन होगी, जहां उसे ना सिर्फ लोगों के मन बल्कि समय की चाल को भी समझना होगा। आने वाले दिनों में दरबार एक नई चुनौती का साक्षी बनने वाला था। ऐसी चुनौती जहां ना आग दिखाई देगी ना धुआं, लेकिन जो पूरे राज्य की दिशा तय कर देगी। बीरबल के लौटने के बाद दरबार में एक नई गंभीरता आ चुकी थी। पहले जहां अकबर के दरबार में हंसी मजाक, पहेलियां और बुद्धि के खेल अधिक होते थे, अब वहां शासन, भविष्य और स्थिरता की बातें होने लगी थी। अकबर पहले से अधिक सोचने लगे थे। उन्हें ये भली भांति समझ में आ चुका था कि राज्य की नींव केवल सेना और खजाने पर नहीं, बल्कि विश्वास, संतुलन और समय पर लिए गए निर्णयों पर टिकी होती है। बीरबल ये सब देख और समझ रहे थे। उन्हें आभास हो चुका था कि अब उनकी परीक्षा किसी एक घटना या एक चुनौती तक सीमित नहीं रहने वाली। अब हर दिन, हर निर्णय, हर शब्द एक परीक्षा बनने वाला था। इसी बीच एक नया समाचार दरबार में पहुंचा। राज्य के पश्चिमी हिस्से से कुछ व्यापारी आए थे। वे घबराए हुए थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अकबर ने उन्हें सामने बुलाया। एक व्यापारी ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, हमारी बड़ी समस्या है। हमारे व्यापारिक मार्गों पर अजीब हालात बन गए हैं। अकबर ने पूछा, कैसे हालात? दूसरा व्यापारी बोला, ना तो कोई डाकू दिखाई देता है, ना ही कोई सेना। फिर भी हमारा माल समय पर नहीं पहुंचता। कभी रास्ते बंद मिलते हैं, कभी लोग अचानक यात्रा से मना कर देते हैं। डर फैल गया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये समस्या साधारण नहीं थी। बिना तलवार, बिना युद्ध, व्यापार रुक जाना राज्य के लिए खतरनाक संकेत था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, तुम क्या समझते हो? बीरबल कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, जहांपनाह, ये डर तलवार से नहीं, शब्दों से फैलाया जा रहा है। कोई अदृश्य शक्ति लोगों के मन में भय बो रही है। कुछ दरबारियों ने असहमति जताई। भय बिना शक्ति के नहीं फैलता, एक ने कहा। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कभी कभी अफवाह सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। अकबर ने निर्णय लिया कि इस मामले की जांच बीरबल ही करेंगे, लेकिन इस बार शर्त अलग थी। तुम्हें ये सब बिना किसी दंड, बिना किसी सैनिक कार्रवाई के सुलझाना होगा, अकबर ने कहा। बीरबल समझ गए, ये उनकी अब तक की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी। उन्होंने तुरंत यात्रा की तैयारी की। वे किसी शाही ठाट बाट के बिना साधारण वेश में निकले। उनके साथ बस 2 विश्वसनीय साथी थे। उनका उद्देश्य था लोगों के बीच जाकर सच जानना। पहले पड़ाव पर उन्होंने देखा कि लोग आपस में धीमे स्वर में बातें कर रहे थे।
कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, जैसे हर किसी के मन में कोई अनकहा डर बैठा हो। बीरबल ने एक सराय में रात बिताई। वहां उन्होंने व्यापारियों, यात्रियों और स्थानीय लोगों से सामान्य बातचीत शुरू की। धीरे धीरे बातें खुलने लगीं। एक बुजुर्ग ने कहा, साहब, कहते हैं इस रास्ते पर बदकिस्मती छाई है, जो गया उसे नुकसान हुआ। बीरबल ने पूछा, किसने कहा? बुजुर्ग ने कंधे उचका दिए, सब कहते हैं। यही बात बीरबल समझना चाहते थे। सब कहते हैं, लेकिन कोई देखता नहीं। अगले दिन उन्होंने देखा कि रास्ते पर कुछ पत्थरों पर अजीब निशान बने थे। पास ही पेड़ों पर लाल धागे बंधे थे। लोगों ने इन्हें अपशकुन का संकेत मान लिया था। बीरबल मुस्कुराए। डर की जड़ यही है, उन्होंने मन ही मन कहा। उन्होंने अगले कुछ दिनों तक खुद उसी रास्ते से यात्रा की, बार बार, खुलेआम। ना उन्हें कोई नुकसान हुआ, ना कोई विपत्ति आई। उन्होंने जानबूझकर ये सब लोगों के सामने किया। धीरे धीरे लोग हैरान होने लगे। अगर ये रास्ता अशुभ है तो ये व्यक्ति कैसे सुरक्षित जा रहा है? बीरबल ने फिर एक और चाल चली। उन्होंने कुछ सम्मानित स्थानीय लोगों को साथ लेकर उसी मार्ग से यात्रा की और सुरक्षित लौट आए। अब लोगों का डर डगमगाने लगा, लेकिन असली सच्चाई अभी बाकी थी। बीरबल को पता चला कि कुछ स्वार्थी लोग चाहते थे कि व्यापारिक मार्ग बदले जाएं ताकि उनका निजी लाभ बढ़े। उन्होंने ही अपशकुन और भय की कहानियां फैलाई थीं। बीरबल ने उन्हें सीधे पकड़ने के बजाय एक सभा बुलाई। उस सभा में उन्होंने कहा, डर अंधेरे में पलता है, आज हम सब मिलकर रोशनी जलाएंगे, सच की। उन्होंने सबूतों के साथ दिखाया कि किस तरह अफवाहें फैलाई गईं, कैसे निशान बनाए गए और किसे इससे लाभ हो रहा था। लोगों के चेहरे उतरने लगे। सच सामने आते ही डर टूटने लगा। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने लोगों से कहा, भविष्य में अगर कोई भय फैलाए तो सवाल पूछना सीखो, डर को चुनौती दो। कुछ ही हफ्तों में व्यापारिक मार्ग फिर से जीवंत हो गए। कारवां चलने लगे, बाजारों में रौनक लौट आई। जब बीरबल दरबार लौटे, अकबर ने उन्हें गौर से देखा। तुमने बिना तलवार, बिना दंड राज्य को बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, डर का इलाज शक्ति नहीं, समझ है। लेकिन इसी सफलता के साथ बीरबल ने एक और बात महसूस की। राज्य अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां छोटी सी चूक भी बड़े परिणाम ला सकती थी। लोग बुद्धि की ओर देखने लगे थे, लेकिन समय भी अपनी चाल चल रहा था। कुछ दरबारी अब खुले तौर पर नहीं, बल्कि भीतर भीतर एक नई सोच पालने लगे थे। अगर अकबर के बाद? ये सवाल अभी हवा नहीं था, पर बीरबल समझ गए थे कि आने वाली चुनौती सिर्फ वर्तमान की नहीं, भविष्य की होगी। एक रात उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, राज्य को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ आज को नहीं, आने वाले कल को भी तैयार करना होगा। अकबर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, और वही मेरी अगली परीक्षा होगी। दोनों जानते थे, आग, डर, अफवाह, ईर्ष्या, सब पर काबू पाया जा चुका था। अब अगली चुनौती समय की थी, और समय सबसे कठिन विरोधी होता है। यहीं से शुरू होने वाली थी बीरबल की सबसे गहरी, सबसे शांत और सबसे निर्णायक परीक्षा, जिसमें न शोर होगा न चमत्कार, बस निर्णय होंगे जिनका असर पीढ़ियों तक जाएगा। समय सचमुच सबसे कठिन विरोधी होता है। वो न दिखाई देता है, न चुनौती देता है, फिर भी हर किसी की परीक्षा लेता है। बीरबल ये बात भली भांति समझते थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिन परिस्थितियां देखी थीं, पर अब जो आने वाला था वो किसी एक समस्या या व्यक्ति से जुड़ा नहीं था। ये पूरे राज्य के भविष्य से जुड़ा प्रश्न था। अकबर भी इस सच्चाई को महसूस कर रहे थे। वर्षों के शासन ने उन्हें अनुभवी बना दिया था, पर उम्र और जिम्मेदारियां दोनों अपना असर दिखाने लगी थीं। दरबार में बैठे बैठे वे अक्सर खिड़की से बाहर देखते, मानो आने वाले कल को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। एक दिन अकबर ने विशेष दरबार बुलाया। इस दरबार में न कोई उत्सव था, न कोई चुनौती। वातावरण गंभीर था। बीरबल सामने खड़े थे। अकबर ने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, बीरबल, अब समय आ गया है कि हम राज्य के भविष्य पर खुलकर बात करें। दरबारियों में हलचल हुई। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। अकबर ने आगे कहा, राज्य आज स्थिर है, पर स्थिरता अपने आप नहीं रहती। इसे आने वाले वर्षों के लिए तैयार करना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, दूरदर्शिता ही सबसे बड़ा शस्त्र होती है। अकबर ने एक गहरी सांस ली। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ
राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ये प्रश्न साधारण नहीं था। कई दरबारी असहज हो गए। कोई राजा के सामने राज्य की कमजोरी बताए, ये साहस की बात थी। लेकिन बीरबल ने बिना हिचक उत्तर दिया, जहां पनाह, राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि लोग व्यवस्था पर निर्भर हो गए हैं, समझ पर नहीं। अकबर ने भौहें उठाईं। इसका क्या अर्थ है? बीरबल बोले, लोग नियम मानते हैं पर कारण नहीं समझते। अगर नियम बदलें या संकट आए तो वे घबरा जाते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल सही कह रहे हैं। उन्होंने पूछा, तो समाधान क्या है? बीरबल ने कहा, समाधान है लोगों को जिम्मेदार बनाना, सिर्फ आज्ञाकारी नहीं। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, और ये कैसे होगा? यहीं से बीरबल की सबसे लंबी और गहरी योजना शुरू हुई। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में ऐसे सभागृह बनाए जाएं जहां लोग सिर्फ शिकायत करने ना आएं, बल्कि समाधान पर चर्चा करें। वहां स्थानीय बुजुर्ग, व्यापारी, किसान और कारीगर सब मिलकर निर्णय लें, छोटे छोटे मुद्दों पर। कुछ दरबारियों ने विरोध किया। ये तो सत्ता बांटने जैसा होगा, एक ने कहा। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, ये जिम्मेदारी बांटना होगा। सत्ता बांटना और जिम्मेदारी बांटना दोनों में फर्क होता है। अकबर ने बीरबल को ये प्रयोग करने की अनुमति दे दी, लेकिन चेतावनी भी दी, अगर इससे अव्यवस्था फैली तो तुम्हें उत्तरदायी ठहराया जाएगा। बीरबल ने स्वीकार किया। अगले महीनों में राज्य के कई हिस्सों में ये नई व्यवस्था शुरू हुई। शुरू में लोग हिचकिचाए। वे इतने वर्षों से आदेश मानने के आदी थे कि खुद निर्णय लेना उन्हें भारी लग रहा था। कई जगह विवाद बढ़े, लोग आपस में उलझे। कुछ दरबारियों ने तुरंत अकबर से कहा, देखा जहांपना, यही होगा। लेकिन बीरबल ने धैर्य नहीं खोया। वे स्वयं कई स्थानों पर गए। उन्होंने लोगों को समझाया कि मतभेद होना गलत नहीं, पर उन्हें समझदारी से सुलझाना जरूरी है। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। लोग एक दूसरे की बात सुनने लगे। छोटे विवाद स्थानीय स्तर पर ही सुलझने लगे। दरबार पर बोझ कम होने लगा। लेकिन हर परिवर्तन के साथ विरोध भी आता है। कुछ शक्तिशाली लोग जो पुराने ढर्रे में अपना लाभ देखते थे, असंतुष्ट हो गए। उन्हें लगने लगा कि उनकी पकड़ ढीली पड़ रही है। उन्होंने गुप्त रूप से लोगों को भड़काना शुरू किया। ये सब राज्य को कमजोर करने की साजिश है, वे कहते। अफवाहें फिर से सिर उठाने लगीं। इस बार निशाना बीरबल थे। अकबर तक भी बातें पहुंची। एक रात उन्होंने बीरबल को बुलाया। लोग कह रहे हैं कि तुम राज्य को मेरे हाथों से निकालना चाहते हो। ये सुनकर भी बीरबल के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं आई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जहांपना, अगर कभी ऐसा लगे कि मेरी वजह से आपका अधिकार कम हो रहा है तो उसी क्षण मुझे हटा दीजिए। अकबर ने उनकी आंखों में देखा। वहां ना महत्वाकांक्षा थी, न भय, सिर्फ निष्ठा। नहीं, अकबर ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, पर भरोसे की परीक्षा कठिन होती है। इसी बीच एक और संकट सामने आया। पड़ोसी क्षेत्रों में हलचल बढ़ने लगी। वहां के शासक राज्य की आंतरिक चर्चाओं को कमजोरी समझने लगे थे। उन्होंने सीमाओं पर दबाव बनाना शुरू किया। दरबार में फिर तनाव फैल गया। ये सब प्रयोग बंद करो, कुछ दरबारियों ने कहा, अभी शक्ति दिखाने का समय है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, अब क्या किया जाए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना, शक्ति दिखाना आसान है, संतुलन बनाना कठिन। अगर हम अभी पीछे हटे तो लोग समझेंगे कि हमने डरकर ये सब किया। अकबर ने जोखिम उठाने का निर्णय लिया। सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाई गई, लेकिन भीतर की व्यवस्था नहीं बदली गई। समय बीतता गया। पड़ोसी क्षेत्रों को समझ आने लगा कि राज्य भीतर से कमजोर नहीं बल्कि अधिक संगठित हो रहा है। दबाव धीरे धीरे कम होने लगा। इस पूरे काल में बीरबल ने एक और बात पर ध्यान दिया, उत्तराधिकार। उन्होंने महसूस किया कि भविष्य की सबसे बड़ी अनिश्चितता वहीं से जुड़ी है। एक दिन उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, राज्य की स्थिरता व्यक्ति से नहीं, व्यवस्था से जुड़ी होनी चाहिए। अकबर समझ गए, ये सबसे संवेदनशील विषय था। उन्होंने दोनों मिलकर ऐसे नियमों और परंपराओं की नींव रखनी शुरू की जो किसी एक व्यक्ति पर निर्भर ना हो। ये काम आसान नहीं था। हर नियम के साथ बहस होती, विरोध होता, लेकिन धीरे धीरे एक ढांचा तैयार होने लगा। इन सब के बीच बीरबल के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने लगा। वर्षों की मेहनत, यात्राएं और मानसिक दबाव उन्हें थका रहे थे। अकबर ने यह महसूस किया। एक दिन उन्होंने कहा, बीरबल, तुम बहुत कुछ कर चुके हो, अब कुछ विश्राम भी जरूरी है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, जब तक मन शांत ना हो शरीर को विश्राम कहाँ। लेकिन वे भी जानते थे कि समय किसी का इंतजार नहीं करता।
अंत यही नहीं बल्कि एक नए मोड़ पर होता है। राज्य पहले से अधिक मजबूत दिख रहा था, पर उसके भीतर परिवर्तन की लहर चल रही थी। अकबर और बीरबल दोनों समझ चुके थे, अब अगली चुनौती बाहर से नहीं बल्कि विरासत से जुड़ी होगी। क्योंकि सबसे कठिन प्रश्न यही होता था, जब आज का नेतृत्व कल में बदलेगा तो क्या समझ, संतुलन और विश्वास भी साथ जाएगा? और इसी प्रश्न के उत्तर की खोज से शुरू होने वाली थी। समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके साथ साथ प्रश्न और भी गहरे होते जा रहे थे। अकबर और बीरबल दोनों जानते थे कि राज्य की असली परीक्षा अब तलवार, भूख या अफवाहों से नहीं होने वाली। अब परीक्षा थी विरासत की, उत्तराधिकार की और उस सोच की जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। दरबार पहले जैसा नहीं रहा था। अब वहां सिर्फ आज के फैसले नहीं होते थे, बल्कि हर निर्णय के पीछे कल की छाया होती थी। अकबर की आंखों में अनुभव की गहराई थी, लेकिन साथ ही एक मौन चिंता भी। वे जानते थे कि कोई भी राजा सदा नहीं रहता, पर राज्य को सदा रहना चाहिए। एक दिन अकबर ने अचानक दरबार स्थगित कर दिया और केवल कुछ चुने हुए लोगों को निजी सभा के लिए बुलाया। इस सभा में कोई औपचारिकता नहीं थी, न ही शाही ठाट बाट। बीरबल भी वहां उपस्थित थे। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, आज मैं राजा नहीं, एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह तुमसे बात करना चाहता हूं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, राज्य को संभालने वाला व्यक्ति केवल सिंहासन पर बैठा राजा नहीं होता, उसके पीछे सोच होती है, परंपराएं होती हैं और ऐसे लोग होते हैं जो उस सोच को जीवित रखते हैं। बीरबल समझ गए कि बात किस दिशा में जा रही है। अकबर ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि ये सोच मेरे बाद भी जीवित रहे, लेकिन मुझे डर है कि लोग इसे समझने के बजाय सिर्फ नकल करेंगे। ये वाक्य बहुत गहरा था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, नकल हमेशा आसान होती है, समझ कठिन, लेकिन समझ सिखाई जा सकती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, और वही तुम्हारी अगली जिम्मेदारी होगी। ये सुनते ही बीरबल के मन में कई भाव उठे। वे समझ गए कि ये जिम्मेदारी किसी एक काम की नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की सोच गढ़ने की है। अकबर ने आदेश दिया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों से युवा अधिकारियों, शिक्षित युवकों और भावी प्रशासकों को राजधानी बुलाया जाए। ये कोई परीक्षा नहीं थी, ना ही कोई प्रतियोगिता, ये एक प्रयोग था। जब वे युवक आए तो उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें किसी पद के लिए चुना जाएगा, लेकिन बीरबल ने पहले ही दिन उनकी गलतफहमी दूर कर दी। उन्होंने कहा, यहाँ कोई विजेता नहीं होगा और कोई पराजित नहीं, यहाँ केवल सीखने वाले होंगे। युवकों में हलचल हुई, कुछ निराश हुए, कुछ उत्सुक। बीरबल ने उन्हें छोटे छोटे समूहों में बांट दिया और अलग अलग परिस्थितियां दी। कहीं भूमि विवाद की कहानी, कहीं जल संकट, कहीं व्यापार में गिरावट, लेकिन उन्होंने कोई समाधान नहीं दिया। एक युवक बोला, हमें नियम बताइए, हम उसके अनुसार निर्णय करेंगे। बीरबल मुस्कुराए, अगर नियम ही सब कुछ होते तो बुद्धि की जरूरत ही क्या थी। उन्होंने युवकों को बहस करने दी, गलती करने दी और कभी कभी असफल भी होने दिया। कई बार समाधान बिगड़ गए, लोग आपस में उलझ गए। कुछ दरबारियों ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये तो अव्यवस्था फैला रहा है। लेकिन अकबर ने हस्तक्षेप नहीं किया। वे समझ चुके थे कि ये अव्यवस्था नहीं, तैयारी है। धीरे धीरे युवकों की सोच बदलने लगी। वे सवाल पूछने लगे, क्यों और कैसे। अब वे सिर्फ आदेश मानने वाले नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाले बन रहे थे। इसी बीच एक अप्रत्याशित घटना घटी। राज्य के एक हिस्से में अचानक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दो प्रभावशाली परिवार आमने सामने आ गए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि हिंसा की आशंका पैदा हो गई। दरबारियों ने तुरंत कहा, सेना भेजिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, क्या यही सही समय नहीं है? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर हम हर समस्या में सेना भेजेंगे तो लोगों को सोचने की आदत कभी नहीं पड़ेगी। उन्होंने सुझाव दिया कि जिन युवकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनमें से कुछ को इस विवाद को सुलझाने के लिए भेजा जाए, बिना किसी अधिकार, बिना किसी भय के। दरबार स्तब्ध रह गया। ये तो अनुभवहीन है, किसी ने कहा। बीरबल ने उत्तर दिया, और अनुभव कभी बिना अवसर के नहीं आता। अकबर ने जोखिम उठाया। वे युवक उस क्षेत्र में पहुंचे। शुरुआत में किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। लोग हंसे, उन्हें तुच्छ समझा। हालात और बिगड़ते दिखे। कुछ दिनों बाद खबर आई कि स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। दरबारियों ने अकबर से कहा, देखा, ये प्रयोग असफल हो गया।
लेकिन बीरबल शांत रहे। कुछ और दिनों बाद दूसरी खबर आई, तनाव कम हो रहा है, दोनों पक्ष बातचीत के लिए बैठने लगे हैं। युवकों ने किसी को आदेश नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ सवाल पूछे, दोनों पक्षों की बातें सुनी और उन्हें एक दूसरे की स्थिति समझने पर मजबूर किया। आखिरकार समाधान निकला, ऐसा समाधान जिसमें किसी एक की हार नहीं थी। जब वे युवक दरबार लौटे तो उनके चेहरे बदले हुए थे। अब उनमें आत्मविश्वास था, लेकिन घमंड नहीं। अकबर ने सबके सामने कहा, आज मैंने भविष्य को काम करते देखा है। बीरबल ने सिर झुकाया, लेकिन उनके मन में संतोष था। इसी समय बीरबल को यह भी महसूस हुआ कि उनकी अपनी भूमिका धीरे धीरे बदल रही है। अब वे हर समस्या के समाधान नहीं थे, बल्कि समाधान की प्रक्रिया बना रहे थे। एक शाम वे अकेले बैठे थे। अकबर उनके पास आए। क्या सोच रहे हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, शायद अब समय आ रहा है कि मेरी आवश्यकता कम होती जाए। अकबर कुछ देर चुप रहे। अगर ऐसा हुआ तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता होगी। दोनों जानते थे ये एक अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है। लेकिन परिवर्तन हमेशा सहज नहीं होता। जैसे जैसे नए लोग आगे आने लगे, कुछ पुराने लोग स्वयं को पीछे छूटता महसूस करने लगे। ईर्ष्या फिर से सिर उठाने लगी, इस बार नए रूप में। बीरबल समझ चुके थे कि आने वाली चुनौती किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि मानसिकता से होगी, पुराना बनाम नया। और यही संघर्ष अगली कहानी का केंद्र बनने वाला था। क्योंकि जब सोच बदलती है तो सबसे पहले विरोध उसी से होता है जो बदलाव से डरता है। और इसी डर से जन्म लेने वाली अगली परीक्षा की आहट दरबार में धीरे धीरे सुनाई देने लगी थी। दरबार में अब एक नया तनाव महसूस किया जा सकता था। ये तनाव किसी युद्ध का नहीं था, न ही किसी अकाल या बाहरी आक्रमण का। ये तनाव था सोच का, पुरानी सोच और नई सोच के बीच। वर्षों से शासन में रहे लोग अपने अनुभव को सबसे बड़ा सत्य मानते थे, जबकि नए उभरते युवक प्रश्न पूछ रहे थे, कारण तलाश रहे थे और हर बात को परखना चाहते थे। यही टकराव धीरे धीरे गहराता जा रहा था। बीरबल ये सब बहुत करीब से देख रहे थे। उन्हें पता था कि ये संघर्ष स्वाभाविक है, कोई भी परिवर्तन बिना विरोध के नहीं आता। लेकिन यदि इस विरोध को समय रहते दिशा ना दी जाए तो ये राज्य की जड़ों को कमजोर कर सकता है। एक दिन दरबार में एक वरिष्ठ दरबारी, जिनका वर्षों से शासन में प्रभाव था, आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, हम आपके शासन में दशकों से सेवा करते आए हैं। हमने युद्ध देखे हैं, विद्रोह दबाए हैं और राज्य को इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब कुछ अनुभवहीन युवकों को इतनी बड़ी जिम्मेदारियां देना क्या उचित है? उनकी आवाज में सम्मान भी था और पीड़ा भी। अकबर ने उनकी बात ध्यान से सुनी, फिर उनकी नजर बीरबल पर गई। तुम क्या कहते हो? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, जहांपनाह, अनुभव दीपक की तरह होता है जो रास्ता दिखाता है। लेकिन अगर उसी दीपक को इतना पास रख लिया जाए कि वो आगे बढ़ने ही ना दे तो अंधेरा पीछे रह जाएगा। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग बीरबल की बात से सहमत थे, कुछ असहज। वरिष्ठ दरबारी ने तीखे स्वर में कहा, तो क्या हमारा अनुभव अब बोझ बन गया है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, अनुभव बोझ तब बनता है जब वो सीखने से मना कर दे। ये वाक्य जैसे पूरे दरबार में गूंज गया। अकबर ने महसूस किया कि अब इस टकराव को खुलकर सामने लाना जरूरी है। उन्होंने घोषणा की कि राज्य के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक नई व्यवस्था लागू की जाएगी, जहां निर्णय एक परिषद लेगी। उस परिषद में अनुभवी अधिकारी भी होंगे और नए प्रशिक्षित युवक भी। ये एक साझा जिम्मेदारी होगी। ये घोषणा आग में घी डालने जैसी थी। कुछ पुराने अधिकारी खुले तौर पर नाराज हो गए। उन्हें लगा कि उनकी वर्षों की सेवा को कम आंका जा रहा है। उनमें से कुछ ने आपस में मिलकर तय किया कि वे इस नई व्यवस्था की असफलता साबित करके दिखाएंगे। वे चाहते थे कि अकबर और जनता को लगे कि नई सोच केवल किताबों तक ही अच्छी है, जमीन पर नहीं। परिषद का पहला मामला ही कठिन था। उस क्षेत्र में कर व्यवस्था को लेकर वर्षों से असंतोष था। किसान कहते थे कि कर अधिक है, अधिकारी कहते थे कि राज्य का खर्च बढ़ गया है। परिषद की बैठक हुई। अनुभवी अधिकारी तुरंत बोले, पुराने नियम ही सही हैं, ज्यादा चर्चा से अराजकता फैलती है। युवा सदस्यों ने कहा, लेकिन अगर नियम सही होते तो असंतोष क्यों होता? बहस लंबी चली, आवाजें ऊंची होने लगीं, लगा कि परिषद टूट जाएगी।
बीरबल दूर से ये सब देख रहे थे। उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। वे जानते थे कि ये टकराव जरूरी है। आखिरकार एक युवा सदस्य ने सुझाव दिया कि पहले असली आंकड़े जुटाए जाएं, किसान की आय, खर्च और कर का वास्तविक असर। अनुभवी अधिकारियों ने पहले तो इसका विरोध किया, लेकिन अंततः सहमत हो गए। जब आंकड़े सामने आए तो कई पुराने अधिकारी चुप हो गए। उन्हें पहली बार जमीन की सच्चाई साफ दिखाई दी। कुछ नियमों में बदलाव किया गया, कर में थोड़ी राहत दी गई, लेकिन साथ ही पारदर्शिता बढ़ाई गई। परिणाम चौंकाने वाले थे। असंतोष कम होने लगा और राज्य की आय भी स्थिर रही। ये सफलता नई सोच की जीत लग रही थी, लेकिन पुराने अधिकारियों के मन में अब भी एक टीस थी। उन्हें लग रहा था कि वे धीरे धीरे अप्रासंगिक होते जा रहे थे। इसी दौरान एक अफवाह फैली कि बीरबल जानबूझकर पुराने अधिकारियों को किनारे कर रहे हैं। ये बात अकबर तक पहुंची। अकबर ने बीरबल को बुलाया। क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? बीरबल ने गहरी सांस ली। जहांपनाह, मैं किसी को किनारे नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपनी भूमिका बदले, समय के अनुसार। अकबर ने पूछा, और अगर कोई बदलने को तैयार ना हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तो समय उसे बदल देगा, लेकिन उस प्रक्रिया में राज्य को नुकसान ना हो, यही मेरी चिंता है। इसी बीच एक गंभीर घटना घटी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके परिषद के निर्णय को खुले तौर पर चुनौती दी। उसने स्थानीय लोगों को भड़काया और कहा कि ये नई व्यवस्था राज्य को कमजोर कर रही है। स्थिति फिर से बिगड़ने लगी। ये सीधे सीधे सत्ता को चुनौती थी। दरबार में आपात बैठक बुलाई गई। कुछ लोग कठोर कार्रवाई चाहते थे। उसे पद से हटा दिया जाए। आवाजें उठी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब क्या किया जाए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर हम अभी दंड देंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि हम संवाद से डरते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि उस अधिकारी को दरबार में बुलाकर खुली चर्चा कराई जाए, सबके सामने। जब वो अधिकारी आया तो उसके चेहरे पर कठोरता थी। मैंने राज्य की भलाई के लिए आवाज उठाई है, उसने कहा। बीरबल ने उससे एक ही प्रश्न पूछा, क्या आप ये स्वीकार करेंगे कि परिषद के सामने अपने तर्क और आंकड़े रखें ताकि सब सच देख सकें? वो अधिकारी कुछ क्षण चुप रहा। वो जानता था कि उसके पास ठोस आधार नहीं है। अंततः उसने बहाने बनाने शुरू किए। सच्चाई सबके सामने आ गई। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, राज्य की भलाई के नाम पर भ्रम फैलाना अपराध है। उस अधिकारी को दंड मिला, लेकिन साथ ही अकबर ने एक बात साफ कर दी, ये दंड अनुभव के लिए नहीं, अहंकार के लिए है। इस घटना ने पूरे दरबार को झकझोर दिया। पुराने अधिकारियों को समझ आने लगा कि बदलाव को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसमें उनकी भूमिका खत्म नहीं हो रही, बस बदल रही है। धीरे धीरे एक नया संतुलन बनने लगा। अनुभव मार्गदर्शन देने लगा और नई सोच दिशा तय करने लगी। बीरबल ये सब देखकर भीतर ही भीतर संतुष्ट थे, लेकिन वे जानते थे कि ये संतुलन नाजुक है। थोड़ी सी चूक फिर से टकराव को जन्म दे सकती है। एक रात वे अकबर के साथ टहल रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि राज्य अब तुम्हारी सोच को समझने लगा है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सोच को समझना पहला कदम है, उसे जीना उससे भी कठिन। दोनों जानते थे अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि अगली चुनौती अब केवल शासन की नहीं बल्कि मूल्यों की होने वाली थी। जब नए लोग आगे आएंगे तो वे किन सिद्धांतों को साथ लेकर आएंगे? और यही प्रश्न आने वाले समय में राज्य की आत्मा की परीक्षा लेने वाला था। समय जैसे ठहर सा गया था, पर भीतर ही भीतर राज्य एक नए मोड़ की ओर बढ़ रहा था। भाग 8 में जो संतुलन बना था वो बाहर से शांत दिखता था, लेकिन उसकी जड़ें अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुई थीं। ये वही शांति थी जो तूफान से पहले आती है, ऊपरी सतह पर स्थिर, भीतर गहराई में बेचैन। अब चुनौती केवल प्रशासन या अनुभव और युवा सोच के बीच की नहीं रह गई थी। अब प्रश्न था मूल्यों का। राज्य किस दिशा में आगे बढ़ेगा? सिर्फ नियमों से या सिद्धांतों से? सिर्फ आदेशों से या विवेक से? दरबार में आने जाने वालों की आंखों में ये सवाल साफ दिखने लगा था। अकबर इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। वो अब पहले जैसे निर्णय नहीं लेते थे। हर आदेश से पहले रुकते, सोचते और अक्सर बीरबल से कहते, इसका असर आज नहीं कल दिखेगा। बीरबल समझते थे कि यही सही समय है, लेकिन सबसे खतरनाक भी, क्योंकि जब लोग बदलाव को समझने लगते हैं तभी सबसे ज्यादा भ्रम फैलता है। इसी दौरान राज्य के एक दूरस्थ इलाके से एक मामला सामने आया। वहां के लोगों ने शिकायत भेजी थी कि एक नया नियुक्त अधिकारी नियमों का तो पालन कर रहा है, लेकिन इंसानियत भूल चुका है।
उसके निर्णय तकनीकी रूप से सही थे, पर उनके कारण लोगों का जीवन कठिन हो गया था। दरबार में शिकायत बढ़ी थी। कई दरबारियों ने कहा, अगर नियम सही है तो समस्या क्या है? युवा अधिकारी बोले, नियम का पालन ही तो शासन है। बीरबल चुप थे। अकबर ने उनकी ओर देखा, तुम कुछ नहीं कहोगे? बीरबल बोले, जहां पनाह, नियम पतवार हैं, पर विवेक नाविक। अगर नाविक सो जाए तो पतवार भी नाव को डुबो सकती है। दरबार में फिर वही बेचैनी फैल गई। ये बात सरल थी, लेकिन उसकी गहराई डराने वाली थी। अकबर ने आदेश दिया कि उस अधिकारी को दरबार में बुलाया जाए। कुछ दिनों बाद वो अधिकारी उपस्थित हुआ। आत्मविश्वास से भरा, साफ आवाज में बोला, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी सोचा कि नियम क्यों बनाए गए? अधिकारी ने कहा, राज्य को व्यवस्थित रखने के लिए। बीरबल ने अगला प्रश्न किया, और राज्य किसके लिए है? वो कुछ क्षण रुका, प्रजा के लिए। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तो अगर प्रजा नियमों के पालन से टूटने लगे तो नियम सही हैं या उन्हें लागू करने का तरीका? ये प्रश्न दरबार में गूंज उठा। अधिकारी ने तर्क दिए, आंकड़े रखे, नियमों की किताबें गिनाई, पर हर तर्क में एक कमी थी, उसमें मनुष्य नहीं था। अकबर ने अंततः निर्णय सुनाया। अधिकारी को पद से हटाया नहीं गया, लेकिन उसे एक शर्त पर रखा गया। उसे 6 महीने तक जनता के बीच रहकर काम करना होगा, बिना किसी विशेषाधिकार के। ये निर्णय चौंकाने वाला था। पुराने अधिकारी बोले, इससे अनुशासन टूटेगा। युवा अधिकारी बोले, इससे डर फैलेगा। बीरबल ने कहा, नहीं, इससे समझ फैलेगी। वो अधिकारी गया, मन में आक्रोश लिए, पर समय के साथ उसका आक्रोश धीरे धीरे सवालों में बदलने लगा। उसने पहली बार लोगों की आंखों में डर नहीं, उम्मीद देखी। उसने पहली बार महसूस किया कि आदेश देना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी उठाना कठिन। 6 महीने बाद जब वो लौटा तो वो बदला हुआ था। उसने दरबार में सिर झुकाकर कहा, मैंने नियम निभाए, पर मनुष्य को नहीं समझा। अब समझता हूं कि दोनों साथ चलने चाहिए। ये क्षण केवल उस अधिकारी का नहीं था, ये पूरे दरबार के लिए एक आईना था। लेकिन हर कोई सीखने को तैयार नहीं था। उसी समय कुछ युवा अधिकारी, जो खुद को परिवर्तन का प्रतीक मानने लगे थे, धीरे धीरे अहंकार में फंसने लगे। उन्हें लगने लगा कि पुरानी सोच पूरी तरह बेकार है। वे अनुभवी लोगों की बात सुनना बंद करने लगे। बीरबल ये देख रहे थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, अहंकार उम्र नहीं देखता, वो अनुभवहीन में भी उतना ही खतरनाक होता है। अकबर ने पूछा, तो अब क्या किया जाए? बीरबल ने कहा, अब उन्हें भी वही सीख दी जाए जो पहले वालों को दी गई थी। एक नया मामला सामने लाया गया, एक जटिल कूटनीतिक समस्या, जिसमें पड़ोसी क्षेत्र के साथ तनाव बढ़ रहा था। युवा अधिकारी तुरंत कठोर कदम उठाने के पक्ष में थे। अनुभवी लोग संयम की सलाह दे रहे थे। अकबर ने जानबूझकर निर्णय युवा अधिकारियों को सौंप दिया, बिना अनुभवी सलाह के। परिणाम अपेक्षा के विपरीत रहा। कठोर निर्णय से तनाव और बढ़ गया, व्यापार रुका, सीमाओं पर बेचैनी फैल गई। अब अनुभवी अधिकारी आगे आए। उन्होंने शांत बातचीत, छोटे समझौतों और धैर्य से स्थिति संभाली। ये पराजय युवाओं के लिए कड़वी थी, लेकिन जरूरी। दरबार में अकबर ने कहा, आज हमने देखा, जो अनुभव को नकारता है वो गलती दोहराता है। युवा अधिकारियों ने सिर झुकाया। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि परिवर्तन का अर्थ सब कुछ तोड़ना नहीं, बल्कि सही को आगे बढ़ाना है। इसी बीच एक और गहरी समस्या उभरने लगी, जनता के बीच फैलती अफवाहें। कुछ लोग कहने लगे कि दरबार अब केवल प्रयोगशाला बन गया है, जहां फैसले जनता पर आजमाए जा रहे हैं। ये खतरे की घंटी थी। बीरबल ने सुझाव दिया कि अब दरबार को खुला किया जाए, जनता की आवाज सीधे सुनी जाए। कुछ दरबारी डर गए। अगर जनता सवाल करने लगी तो सत्ता कमजोर होगी। बीरबल ने कहा, सत्ता सवालों से नहीं, जवाब न होने से कमजोर होती है। एक दिन जनता को दरबार में बुलाया गया। साधारण किसान, व्यापारी, कारीगर सब आए। उन्होंने अपने दुख, अपनी आशाएं, अपने डर कहे। दरबार पहली बार इतना जीवित लगा। एक बूढ़ा किसान बोला, हमें नियम नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। ये वाक्य बीरबल के मन में उतर गया। उस दिन अकबर ने कोई बड़ा आदेश नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, राज्य तब मजबूत होता है जब उसकी नींव में विश्वास हो। उस रात बीरबल देर तक जागते रहे। उन्हें पता था कि भाग 9 की ये यात्रा सबसे कठिन रही है, क्योंकि अब शत्रु बाहर नहीं था, वो भीतर था, अहंकार, भय और अधूरी समझ के रूप में। सुबह अकबर ने उनसे कहा, अब मुझे समझ में आता है, बिना आग के खाना बनाना केवल एक चुनौती नहीं थी, वो एक प्रतीक था। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, आग के बिना खाना बन सकता है, लेकिन विवेक के बिना शासन नहीं।
जहां नियम और विवेक आमने सामने खड़े होते हैं, जहां युवा और अनुभव एक दूसरे से टकराकर सीखते हैं, और जहां राज्य समझने लगता है कि असली शक्ति आदेश में नहीं बल्कि विश्वास में होती है। लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है, जहां ये तय होगा कि ये सब सीख स्थायी बनेगी या समय के साथ फिर धुंधला जाएगी। समय अब राज्य के लिए केवल आगे बढ़ने का माध्यम नहीं रह गया था, वो एक कसौटी बन चुका था। जो कुछ अब तक सीखा गया था, जो संतुलन, विवेक और विश्वास की बातें दरबार में गूंज रही थीं, अब उनकी वास्तविक परीक्षा होने वाली थी। भाग 9 में जनता की आवाज़ पहली बार सीधे दरबार तक पहुंची थी, और उसी क्षण से राज्य की आत्मा एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी थी। पर हर परिवर्तन के साथ एक भय जन्म लेता है, और यही भय अब धीरे धीरे लोगों के मन में जड़ें जमाने लगा था। जनता में ये चर्चा फैलने लगी कि दरबार अब बहुत सोचने लगा है और कम निर्णय ले रहा है। व्यापारी कहते थे कि निर्णय में देरी से व्यापार रुकता है। किसान कहते थे कि नीतियां समझ में नहीं आती। सैनिकों को डर था कि बहुत अधिक संवाद से अनुशासन कमजोर हो जाएगा। दरबार के भीतर भी मतभेद साफ दिखने लगे। कुछ दरबारी कहते बहुत उदारता ठीक नहीं, कुछ कहते अब पीछे हटना विनाश होगा। अकबर इन सब के बीच शांत थे, पर उनकी आंखों में चिंता साफ दिखती थी। वो जानते थे कि यह वही क्षण है जहां कई महान शासन डगमगा जाते हैं, क्योंकि जब हर कोई थोड़ा थोड़ा सही होता है तब सही निर्णय सबसे कठिन होता है। एक शाम अकबर ने बीरबल को अकेले में बुलाया। मुझे लगता है राज्य 2 दिशाओं में खिंच रहा है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह ये स्वाभाविक है। जब तक लोग चुप रहते हैं दिशा एक होती है, जब वे बोलने लगते हैं तो कई दिशाएं बनती हैं। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, तो क्या ये बोलना ही समस्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं, समस्या ये है कि हर कोई सुना जाना चाहता है पर समझना नहीं चाहता। उसी समय एक गंभीर संकट उभरा। राज्य के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में अकाल जैसी स्थिति बनने लगी। बारिश कम हुई थी, भंडारण में गड़बड़ी थी, और कुछ स्थानीय अधिकारियों ने अपने स्वार्थ के लिए अनाज रोक लिया था। खबर जैसे ही दरबार पहुंची, माहौल बदल गया। कुछ दरबारी बोले, तुरंत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ बोले, पहले जांच हो, कहीं अफवाह तो नहीं। जनता में बेचैनी फैल चुकी थी। अगर समय रहते कदम न उठाया गया तो विद्रोह की आग भड़क सकती थी। अकबर ने पहली बार बिना बीरबल की राय पूछे आदेश दिया, अनाज भंडार खोलने और सेना भेजने का। दरबार चौंक गया, बीरबल भी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। सेना पहुंची, अनाज बांटा गया। हालात कुछ समय के लिए संभले, पर जल्द ही एक नई समस्या सामने आई। जिन इलाकों में वास्तव में संकट नहीं था, वहां भी लोग अनाज मांगने लगे। भंडार तेजी से खाली होने लगे। अब स्थिति पहले से अधिक जटिल हो चुकी थी। अकबर को एहसास हुआ कि भावनात्मक निर्णय ने समस्या को बढ़ा दिया है। उसी रात उन्होंने बीरबल को फिर बुलाया। मैंने जल्दबाजी की, अकबर ने स्वीकार किया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपना, यह स्वीकार करना ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर ने पूछा, अब क्या किया जाए? अगर सख्ती करें तो लोग कहेंगे राजा बदल गया, अगर नरमी रखें तो राज्य कमजोर होगा। बीरबल कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, अब समय है राज्य को खुद आईना दिखाने का। अगले दिन दरबार में एक अभूतपूर्व निर्णय सुनाया गया। अकबर ने घोषणा की कि इस संकट की जांच केवल अधिकारी नहीं करेंगे, जनता के प्रतिनिधि भी उसमें शामिल होंगे। किसान, व्यापारी और स्थानीय लोग, सब। दरबार में हड़कंप मच गया। ये तो शासन को भीड़ के हाथ देना हुआ, किसी ने कहा। बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं, ये शासन को सच्चाई के हाथ देना है। जांच शुरू हुई। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। कुछ इलाकों में सच में संकट था, कुछ में लालच। कुछ अधिकारियों की लापरवाही थी, कुछ की साजिश। पहली बार दंड भी अलग अलग हुए। जहां गलती थी वहां सुधार, जहां अपराध था वहां सजा। जनता ने देखा कि न्याय अंधा नहीं बल्कि सजग है। पर सबसे कठिन क्षण तब आया जब यह सिद्ध हुआ कि संकट की शुरुआत में अकबर का जल्दबाजी वाला आदेश भी स्थिति बिगाड़ने का कारण बना था। दरबार सन्न रह गया। एक दरबारी ने डरते हुए कहा, जहां बना, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर राजा अपनी गलती छुपाए तो राज्य कैसे सीखेगा? उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि निर्णय में उनसे चूक हुई थी। ये क्षण ऐतिहासिक था। कुछ लोग कमजोर राजा कहने लगे,
पर अधिकांश लोगों के मन में पहली बार गहरा विश्वास जगा। उस दिन बीरबल की आंखें नम थीं। अकबर ने उनसे पूछा, क्या मैंने सही किया? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज आपने सत्ता नहीं, नेतृत्व दिखाया है। समय बीतने लगा, संकट टल गया, लेकिन उसकी छाया लंबे समय तक रही। दरबार अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो अधिक शांत, अधिक गंभीर और अधिक जिम्मेदार हो गया था। युवा अधिकारी अब बोलने से पहले सोचते थे। अनुभवी अधिकारी अब सुनने से पहले नहीं, बाद में बोलते थे। जनता जानने लगी थी कि उसका स्वर मायने रखता है, पर जिम्मेदारी के साथ। एक रात अकबर और बीरबल फिर साथ बैठे थे। अकबर ने कहा, अब मुझे समझ आता है, बिना आग के खाना बनाना केवल एक चमत्कार नहीं था। बीरबल मुस्कुराए। वो एक संदेश था जहां पनाह। कैसा संदेश? अकबर ने पूछा। कि हर चीज जो जलाती है वही पकाती नहीं, और हर चीज जो पकाती है उसमें आग होना जरूरी नहीं। कभी कभी धैर्य, समझ और समय सबसे धीमी आंच होते हैं, पर वही भोजन को स्वाद देते हैं। अकबर गहरी सांस लेकर बोले, तो क्या अब राज्य सही दिशा में है? बीरबल ने आकाश की ओर देखा। दिशा कभी स्थायी नहीं होती जहां पनाह, उसे हर दिन चुनना पड़ता है। जहां सत्ता अपनी ही परीक्षा लेती है, जहां राजा गलती मानता है, जहां दरबार सीखता है और जहां राज्य समझता है कि सबसे कठिन चुनौती दुश्मन को हराना नहीं बल्कि स्वयं को समझना होता है। अब बस एक अंतिम अध्याय शेष है, जहां ये तय होगा कि ये सब सीख कहानी बनकर रह जाएगी या परंपरा बन जाएगी। रात अब पहले जैसी नहीं रही थी। महल की दीवारें वही थीं, पहरेदार वही थे, दीपक वही जलते थे, पर भीतर कुछ बदल चुका था। ये बदलाव शोर से नहीं आया था, बल्कि स्वीकार से आया था। राजा द्वारा अपनी भूल मान लेने के बाद राज्य की हवा में एक अलग ही गंभीरता घुल गई थी। लोग अब सिर्फ आदेश नहीं सुन रहे थे, वे अर्थ खोजने लगे थे। उसके बाद राज्य में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया वो ये था कि चुप्पी अब डर की नहीं, सोच की निशानी बन गई थी। दरबार की अगली सभा में एक अजीब सा सन्नाटा था। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिखावटी प्रशंसा नहीं। सब अपने अपने भीतर झांक रहे थे। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, पर उनके चेहरे पर राजा का नहीं, एक जिम्मेदार मनुष्य का भाव था। बीरबल ने ये सब देखा और समझ गए, अब असली परीक्षा शुरू होगी। क्योंकि जब लोग सुधारना सीख लेते हैं, तब सबसे बड़ा खतरा होता है आत्मसंतोष। कुछ ही दिनों में ये खतरा सामने आने लगा। राज्य के कई हिस्सों से खबरें आने लगी कि अधिकारी अब निर्णय लेने से बचने लगे हैं। उन्हें डर था कि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं फिर सार्वजनिक स्वीकार की नौबत ना आ जाए। फाइलें रुकने लगीं, फैसले टलने लगे। जनता बोली, पहले अन्याय होता था, अब देरी होती है। ये वाक्य अकबर के कानों तक पहुंचा और सीधे उनके हृदय में उतर गया। उन्होंने बीरबल को बुलाया। लगता है हमने एक डर को हटाकर दूसरा पैदा कर दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यही संतुलन की कठिनाई है। सच्चाई का साहस अगर डर बन जाए तो वो भी बाधा बन जाता है। अकबर ने पूछा, तो समाधान क्या है? बीरबल ने कहा, अब समय है जिम्मेदारी और साहस को अलग अलग नहीं, साथ साथ सिखाने का। इसी उद्देश्य से अकबर ने एक नया आदेश जारी किया। अब हर बड़े निर्णय के साथ उसका कारण भी दर्ज होगा। गलती होने पर दंड से पहले ये देखा जाएगा कि नीयत क्या थी और सीख क्या मिली। ये आदेश साधारण लग सकता था, पर इसके प्रभाव गहरे थे। अधिकारियों को पहली बार समझ आया कि उनसे पूर्णता नहीं, ईमानदारी अपेक्षित है। लेकिन हर नया रास्ता विरोध भी लाता है। कुछ दरबारी जो वर्षों से सत्ता के गलियारों में प्रभावशाली थे, इस नई पारदर्शिता से असहज हो गए। उन्हें लगने लगा कि उनका नियंत्रण कमजोर हो रहा है। वे खुले विरोध में तो नहीं आए, पर भीतर ही भीतर एकजुट होने लगे। उनका तर्क था, राज्य बहुत नरम हो रहा है, लोग इसे कमजोरी समझेंगे। उन्होंने अकबर के पुराने निर्णयों का उदाहरण देना शुरू किया, जब कठोरता से ही शांति बनी थी। अकबर ने सब सुना, पर कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं इस बार उत्तर शब्दों से नहीं, परिस्थिति से मिले। और वो परिस्थिति जल्द ही आ गई। राज्य के एक सीमावर्ती क्षेत्र में एक छोटा सा विवाद भड़क उठा। दो समुदायों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ गया। पहले ऐसे मामलों में सेना भेज दी जाती थी और मामला दबा दिया जाता था। इस बार अकबर ने सेना नहीं भेजी। दरबार में हड़कंप मच गया। ये विद्रोह बन सकता है, आवाजें उठीं।
बीरबल ने शांत स्वर में कहा, या समाधान का उदाहरण भी। अकबर के आदेश पर एक विशेष दल भेजा गया, जिसमें सैनिक नहीं, संवाद करने वाले लोग थे, अधिकारी, समाज के प्रतिनिधि और स्थानीय बुजुर्ग। दिनों तक बातचीत चली, गुस्सा निकला, आरोप लगे, पुरानी बातें उभरीं। कई बार लगा कि बात बिगड़ जाएगी, पर पहली बार लोगों को ये एहसास हुआ कि उनकी बात सुनी जा रही है, दबाई नहीं जा रही। अंततः समाधान निकला, पानी का नया बंटवारा और निगरानी की साझा व्यवस्था। ये खबर जब दरबार पहुंची तो वही दरबारी जो कठोरता की वकालत कर रहे थे चुप हो गए। अकबर ने कुछ नहीं कहा, बीरबल ने भी नहीं, लेकिन ये चुप्पी उत्तर से अधिक प्रभावशाली थी। समय के साथ राज्य में एक नई परंपरा जन्म लेने लगी, संवाद की परंपरा। हर समस्या युद्ध नहीं थी, हर असहमति विद्रोह नहीं थी, पर इसी परंपरा के बीच एक गहरी चुनौती छिपी थी। लोग अब हर बात पर बोलने लगे थे, हर निर्णय पर सवाल उठने लगे थे। कभी कभी सवाल समाधान के लिए नहीं, केवल विरोध के लिए होते थे। एक दिन दरबार में एक युवक आया। उसने खुले तौर पर अकबर के एक निर्णय की आलोचना की, बिना तथ्य, बिना समझ। दरबार भड़क उठा, इसे दंड दिया जाए। अकबर ने हाथ उठाकर सबको रोका। उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम ये बताना चाहोगे कि तुम किस समाधान के साथ आए हो? युवक चुप हो गया। अकबर ने शांत स्वर में कहा, सवाल अधिकार हैं, पर जिम्मेदारी के बिना वे शोर बन जाते हैं। उस युवक को दंड नहीं दिया गया, पर उसे राज्य के कामकाज को समझने के लिए एक अवधि तक प्रशासन के साथ काम करने का आदेश दिया गया। ये संदेश साफ था, बोलो पर समझ के साथ। बीरबल ये सब देखकर सोच में पड़ गए। एक रात उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, आपने राज्य को सोचने की आज़ादी दी है, अब उसे सोचने की परिपक्वता भी सिखानी होगी। अकबर ने उत्तर दिया, और वो परिपक्वता समय से आएगी। नहीं, बीरबल ने कहा, वो उदाहरण से आएगी। उसी रात अकबर ने एक निर्णय लिया, अपने जीवन के सबसे निजी अनुभवों को लिखवाने का, अपने संघर्ष, अपनी गलतियां, अपने डर। ये दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया गया, पर राज्य के भविष्य के शासकों के लिए सुरक्षित रखा गया। उन्होंने कहा, ताकि अगला राजा ये न समझे कि सत्ता केवल सही निर्णयों से बनती है। बीरबल ने पहली बार अकबर को इतना हल्का महसूस किया। दिन बीतते गए, राज्य स्थिर था पर जड़ नहीं। हर स्तर पर चर्चा थी, सीख थी और धीरे धीरे भरोसा भी। एक शाम अकबर ने पूछा, क्या अब ये सब परंपरा बन रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, परंपरा तब बनती है जब अगली पीढ़ी इसे बोझ नहीं, विरासत माने। दोनों जानते थे, अंतिम उत्तर अभी बाकी है, जहां सुधार के बाद का डर सामने आता है, जहां संवाद और अनुशासन का संतुलन खोजा जाता है, जहां सवालों को दिशा दी जाती है और जहां राज्य ये सीखता है कि स्वतंत्रता और जिम्मेदारी एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। अब केवल अंतिम भाग शेष है, जहां ये तय होगा कि ये सब परिवर्तन अकबर और बीरबल तक सीमित रहेगा या समय की धारा में अमर बन जाएगा। सुबह की हवा में आज कुछ अलग था। वही आकाश, वही धरती, वही लोग, पर राज्य की धड़कन बदल चुकी थी। ये बदलाव किसी एक आदेश से नहीं आया था, न ही किसी युद्ध की जीत से। ये धीरे धीरे संवाद, गलती, स्वीकार और सीख की परतों से बना था। और अब प्रश्न केवल ये नहीं था कि राज्य कैसे चल रहा है, बल्कि ये था कि ये राज्य अकबर और बीरबल के बाद कैसा चलेगा। यही किसी भी महान परिवर्तन की अंतिम परीक्षा होती है। उसके बाद राज्य में एक स्थिरता दिखाई देने लगी थी, पर अकबर जानते थे, स्थिरता सबसे खतरनाक शब्द है अगर उसके साथ सजगता ना हो। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, शक्ति का अहंकार, निर्णय की जल्दबाजी और चुप्पी का डर। अब वो नहीं चाहते थे कि अगला शासक वही गलतियां दोहराए। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वो कुछ समय के लिए सक्रिय निर्णयों से पीछे हटेंगे। ये सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। क्या जहां पनाह अस्वस्थ हैं? क्या कोई बड़ा खतरा आने वाला है? क्या सत्ता कमजोर हो रही है? अकबर ने सबको शांत किया और कहा, राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य ये देखना है कि उसके बिना भी राज्य चल सके। ये वाक्य भारी था, उसमें त्याग भी था और दूरदृष्टि भी। उन्होंने आदेश दिया कि अगले कुछ महीनों तक सभी बड़े निर्णय एक परिषद लेगी, पर यह वही परिषद नहीं होगी जो पहले बनी थी। इसमें केवल पद के आधार पर नहीं, बल्कि समझ, अनुभव और आचरण के आधार पर लोगों को चुना गया। बीरबल इस निर्णय को सुनकर समझ गए, ये अंतिम अध्याय की शुरुआत है, पर हर अंतिम अध्याय से पहले एक अंतिम परीक्षा आती है।
कुछ ही सप्ताह बाद राज्य के भीतर एक गंभीर चुनौती खड़ी हो गई। एक प्रभावशाली सामंत जिसने वर्षों तक सीमावर्ती क्षेत्र की रक्षा की थी, अब खुले तौर पर असंतोष फैलाने लगा। उसका कहना था कि राज्य बहुत नरम हो गया है और ये नरमी बाहरी खतरों को आमंत्रण दे रही है। उसके पास सेना थी, प्रभाव था और लोगों में उसका सम्मान भी। ये विद्रोह नहीं था, पर विद्रोह की नींव जरूर था। दरबार दो हिस्सों में बट गया। एक पक्ष बोला तुरंत शक्ति दिखाओ, दूसरा बोला संवाद करो। सबकी नजर बीरबल पर थी। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये सबसे कठिन स्थिति है, क्योंकि यहां ना तो दुश्मन पूरी तरह गलत है, ना हम पूरी तरह सही। अकबर ने पूछा, तो समाधान? बीरबल ने कहा, उसे दरबार में नहीं, इतिहास के सामने खड़ा कीजिए। अकबर ने आदेश दिया कि उस सामंत को बुलाया जाए, लेकिन सैनिकों के साथ नहीं, केवल संवाद के लिए। जब वो सामंत आया तो उसका स्वर कठोर था। राज्य अपनी धार खो रहा है। अकबर ने पहली बार सिंहासन से उतरकर उससे बात की। और तुम क्या चाहते हो? कठोरता, भय, अनुशासन। अकबर ने शांत स्वर में पूछा। और उसके बाद? सामंत चुप हो गया। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, आपने वर्षों तक सीमा की रक्षा की है। क्या आपने कभी सोचा आप किसकी रक्षा कर रहे थे? भूमि की या लोगों की? ये प्रश्न जैसे उसके भीतर उतर गया। लंबी चर्चा हुई, आरोप भी लगे, भावनाएं भी उभरी। अंततः अकबर ने एक ऐसा निर्णय दिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने उस सामंत को दंड नहीं दिया, ना ही उसे पूरी शक्ति दी। उन्होंने उसे परिषद का सदस्य बनाया, पर एक शर्त के साथ। आप केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि शासन की जिम्मेदारी भी समझेंगे। ये जोखिम भरा निर्णय था। कुछ महीनों तक सबकी सांसें अटकी रहीं, पर धीरे धीरे वही सामंत बदलने लगा। उसने देखा कि भय से शांति नहीं आती, केवल सन्नाटा आता है और सन्नाटा टूटता है। ये अंतिम बाहरी परीक्षा थी। अब सबसे कठिन प्रश्न शेष था, उत्तराधिकार। अकबर जानते थे कि उनका समय सीमित है। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को केवल शासन नहीं, बल्कि सोच सौंपनी थी। उन्होंने बीरबल से पूछा, मैं क्या छोड़कर जाऊं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर लोग आपके नाम से नहीं, आपके सिद्धांतों से निर्णय लें, तो वही आपकी सबसे बड़ी विरासत होगी। अकबर ने आदेश दिया कि राज्य की सभी प्रमुख नीतियां, निर्णयों के कारण और उनसे मिली सीख सब एक ग्रंथ में संकलित की जाए। ये कोई कानून की किताब नहीं थी, ये अनुभव की पुस्तक थी। उन्होंने कहा, कानून बदले जा सकते हैं, पर सीख नहीं। इस ग्रंथ को किसी एक राजा की नहीं, पूरे राज्य की धरोहर घोषित किया गया। अंतिम दरबार लगा। अकबर ने सबको संबोधित किया। मैंने इस राज्य को शक्ति से भी चलाया और समझ से भी। मैंने गलतियां की और उन्हें माना। अगर आज ये राज्य खड़ा है तो इसलिए नहीं कि मैं राजा था, बल्कि इसलिए कि आप सबने सीखने से इनकार नहीं किया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। और ये सब संभव हुआ क्योंकि किसी ने मुझे आईना दिखाया। बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह, आईना वही दिखाता है जो पहले से भीतर होता है। उस दिन अकबर ने सिंहासन नहीं छोड़ा, उन्होंने अहंकार छोड़ा। समय बीत गया। अकबर इतिहास बन गए, बीरबल कथाओं में उतर गए, पर राज्य जीवित रहा। नए राजा आए, नई चुनौतियां आईं। सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा अकबर चाहते थे, पर एक बात नहीं बदली। हर बड़े निर्णय से पहले एक प्रश्न पूछा जाने लगा, क्या ये केवल सही है या न्यायपूर्ण भी? यही वो क्षण था जब बिना आग के दरबार में बना भोजन सच में समझ में आया। वो भोजन किसी चूल्हे पर नहीं पका था, वो धैर्य पर पका था, संवाद पर उबला था और विवेक की आंच पर तैयार हुआ था। और यही इस पूरी कथा का सार था कि सच्ची चुनौती आग के बिना खाना बनाना नहीं होती। सच्ची चुनौती होती है बिना भय के शासन करना, बिना अहंकार के निर्णय लेना और बिना सत्ता के भी राज्य को सही दिशा में चलाना। यहीं समाप्त होती है ये कथा, एक राजा की नहीं, एक सोच की।